जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके बारे में सुने होंगे और यह इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण के बारे में बात करता है और जो जो इसके मुख्य पहलू हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसके तहत कार्य क्या किया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है और कितनी कंट्रीज इसमें सहभागी होती हैं, क्या यह यूएन का सदस्य है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आना लाजमी होता है। तो जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो उन सब वीडियोस के साथ ही उनके प्लेलिस्ट की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यह यूएन का एक हिस्सा ही है। ठीक, यूएन का ही संबंधकारी निकाय है और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूएनईपी। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप लोगों को याद हो गई होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ज्यादातर क्वेश्चन छोटे एग्जाम में यहां से जो बनता है वो कहां से बनेगा कि इसका मुख्यालय कहां है और इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1972 में होती है और मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। बात करेंगे कि इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, यह कार्य क्या करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आप लोगों ने सुना होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उसमें भी यह अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इसकी रिपोर्ट अगर विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही जो ओजोन परत है, ओजोन परत में जो छिद्र है उसके बारे में यह बात करता है और खास करके अपने सम्मेलनों के माध्यम से ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस है उसको रोकने के लिए संगठन बनाकर यह एक तरह से सम्मेलन करता है और उसमें इसे रोकने की बात करता है। तो काफी सारी इसकी इंपॉर्टेंस है जो हम लोग वीडियो के लास्ट तक देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या इसकी स्थापना कब हुई। वीडियो में सबसे पहले बता दें क्या क्या होने वाला है। हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसका उद्देश्य और इसके प्रमुख कार्य। साथ ही इसके द्वारा कुछ पहल चलाई गई थी, जो योजनाएं थी, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, ओजोन परत के बारे में बात की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात की। साथ ही जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य होता है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बारे में भी यहाँ बात करता है। तो उस पर इसका क्या योगदान है, प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग नजर डालेंगे। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1972 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1972 में होती है। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय देखेंगे और इसका उद्देश्य देखेंगे कि इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था, मेन मोटिव क्या था, क्यों स्थापित किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। स्थापना इसकी होती है 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में है, जो केन्या की राजधानी है। कहां पर? नैरोबी, जो केन्या में पड़ता है। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो यह क्या था? मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। क्या है इसका उद्देश्य? मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बढ़ाना। सभी मामलों में
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? यूएनईपी का। यूएनईपी के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसका मेन मोटिव क्या था, तो वह था मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब इसमें बात आती है कि मानव पर्यावरण का क्या होता है। मानव पर्यावरण या ह्यूमन इन्वायरमेंट वह होता है जहां व्यक्ति निवास करता है और व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी चीजें अगर होती हैं जो उसके रहन सहन, खान पान और उसके कारोबार में कोई भी असुविधा उत्पन्न कर रही है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से ह्यूमन जो हमारा इन्वायरमेंट है इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रभावित होता है, तो उसमें यह क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, विश्व स्तर पर उसे बढ़ावा देगा कि उन कमियों को दूर किया जाए। ठीक है, उद्देश्य समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके कार्यों के बारे में। इसका कार्य, ठीक, तो इसका जो प्रमुख कार्य है पहले हम लोग उसे देखेंगे। यह पर्यावरण संबंधी समस्याओं के, यह देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे होंगे उन्हें शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर चीजें लिखते जा रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, चीजें मैं एक्सप्लेन भी करता हूं और मेरा जो मेन मोटिव होता है आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना होता है। मैं भी अगर चाहता तो अदर यूट्यूबर्स की तरह क्या करता, जो टीचर्स लोग हैं पहले से व्हाइट बोर्ड पर चीजें लिख के रखे रहते हैं और बस वही खड़े होकर बोल देते हैं। मैं इसे इस वजह से लिखता हूं जिससे कि आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाइए, चीजें एक बार मेरे द्वारा बोली गई बातों को सुनिए तो भी आपको याद होगा, समझ में आएगा। साथ ही जब आप इसे नोट डाउन करेंगे तो भी आपको चीजें रिपीट होंगी। फिर जब आप एक बार रिवीजन करोगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आपका छूट सकता है। इसलिए मेरा मोटिव होता है आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना, इसलिए मैं चीजें लिखता हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, साथ ही समझते चलेंगे। देखेंगे इसके कार्य के बारे में। पहला कार्य है क्या, यह पर्यावरण संबंधी समस्याओं के, यह पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु, तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु, सामान्य निदान हेतु क्या करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आप लोग जब ऑफलाइन कोचिंग करते हो, क्लासेस में जाते हो, तो वहां टीचर लोग क्या करते हैं, चीजें पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर लिखवाते हैं। वही कार्य मैं यहां कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। ठीक है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर जो चीजें मैं लिख रहा हूं भरोसा करके मेरे ऊपर ये चीजें लिखने का प्रयास करिए और मैं पूरी गारंटी इसकी ले सकता हूं कि अगर आप लोग इसे सही तरीके से नोट्स में अपने लिख ले गए, सही से नोट कर लिए और किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। चाहे वह जियोग्राफी हो, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो। साथ ही करंट के जो मुद्दे हैं हम लोग उस पर भी बात करते हैं बीच बीच में। तो सारे नोट्स आप लोगों के लिए कंपलसरी है। मैं वही वीडियो लाता हूं जिसके माध्यम से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे कि यहाँ पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए क्या करता है, उकसाता है, उत्प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है। किसे, संस्थाओं को, लोगों को, व्यक्तियों को कि आप जो समस्या है इसे सॉल्व करिए। तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु, तकनीकी तौर पर, टेक्निकल तौर पर भी इस पर क्या होता है, सुधार करने के लिए यह उत्प्रेरित करता है। ठीक, ये हो गया इसका पहला कार्य। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसी के तहत पहले इसे आप लोग नोट डाउन करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करूंगा फिर चीजें लिखूंगा, क्योंकि अब जो पॉइंट मैं लिखूंगा वो सब पॉइंट के तरीके से लिखूंगा। एक दो संस्थाएं हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। आइए, चीजें बहुत इजी हैं, इसी वे में लेकर याद करेंगे, सब कुछ याद होगा। अगर एग्जाम को आप लोग भूत की तरह देखेंगे, डर के देखेंगे, तो कभी उसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। एग्जाम को एक चुनौती मान के आप लोग लीजिए कि यह एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करना है और किसी भी तरह से मुझे इसे क्रैक करना है। ठीक, तभी एग्जाम आपका क्रैक हो पाएगा। कंपटीशन बहुत तेज बढ़ रहा है, मोदी रोजगार 2 को ट्रेंड कर रहे हैं आप लोग, बड़ी खुशी मिलती है। हम लोग भी पूरी जोर लगाए हुए हैं
ट्विटर पर मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा मोदी रोजगार दो पर। साथ ही जो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, जो पहले सरदार पटेल के नाम से था, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। जो हमारा करंट न्यूज नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी 1 से 2 वीडियो उसमें पड़े होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं इसी पर वीडियो शूट करूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। चलिए पहले पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे क्या, सब पॉइंट देखेंगे किसका, यूएनईपी के कार्यों को हम लोग देख रहे हैं। क्या हुआ, 1975 में स्थापित भूमंडलीय पर्यावरणीय निगरानी, 1975 में स्थापित भूमंडलीय 1975 में स्थापित भूमंडलीय पर्यावरणीय निगरानी पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली, ठीक, पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, GEMS, क्या GEMS इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके तहत, अब इसका सब पॉइंट लिखना है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था। इसके तहत यूएनईपी क्या करता है, तो पहला कार्य क्या करता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करता है। क्या, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। किसके माध्यम से, जेम्स के माध्यम से, GEMS, क्या, भूमंडलीय पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली के माध्यम से यह जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करता है। प्रमुख कार्य है इसका। अब इसी का सब पॉइंट दूसरा हम लोग लिखेंगे, क्या, विश्व की पारिस्थितिकी स्थिति बताता है। क्या, विश्व की पारिस्थितिकीय स्थिति के बारे में बात करता है। देखिए जो ये हमारा क्या है, पारिस्थितिकी स्थिति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसमें, जब हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट का भी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, उसमें विस्तृत तौर पर करेंगे। एक मैं आप लोगों को सिंपल नमूना बताता हूं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसे हैं। यह होता है कि जो प्रत्येक हमारा जीवमंडल है, जीवमंडल में जो भी जीव पाए जाते हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे का सहयोग कैसे करते हैं, या उनके यूज में कैसे आते हैं, सारी चीजें इसके तहत देखी जाती है। विस्तृत तौर पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, या फिर जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करेंगे, ये हो गया इसके सब पॉइंट। एक थर्ड सब पॉइंट इसका और है, उसे भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए इन्हीं किसके माध्यम से, भूमंडलीय पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली जेम्स के माध्यम से यूएनईपी क्या करता है, जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखता है, विश्व की पारिस्थितिकी स्थिति के बारे में भी यह निगरानी रखता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या, जल प्रदूषण पर, किस पर, जल प्रदूषण पर भी निगरानी रखता है। और किसके बारे में बात करता है, उष्णकटिबंधीय वनों में, कहा, उष्णकटिबंधीय वनों से जुड़ी जानकारी किसके माध्यम से करता है, यहां प्राप्त, जेम्स के माध्यम से प्राप्त करता है। इन चीजों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है, ठीक। अब अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा कुछ पहले की गई थी, कुछ कार्य किए गए थे, मतलब कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उन्हें क्यों चलाया गया, उससे क्या लाभ हुआ, वो योजनाएं क्या हैं, सारी चीज हम लोग देखेंगे। आइए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, या फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। पहल, हेडिंग क्या बनाएंगे, पहल। ये किसकी पहल है, यूएनईपी की यह पहल है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यह पहल है। और इसके माध्यम से क्या क्या पहले उठाई गई विश्व स्तर पर, ठीक। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या निकल के आता है कि 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कब, 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु, 1985 में
ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक संधि को क्या एक संधि को वियना सम्मेलन में स्वीकार किया गया। वियना सम्मेलन में स्वीकार किया गया। क्या किया गया? वियना सम्मेलन में स्वीकार किया गया। और यह क्या था? यह था किसके बारे में? ओजोन परत के बारे में, जो हमारे यहाँ क्या करता है, एक छतरी का कार्य करता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसके प्रकोप से हमें बचाता है। तो इसमें क्या किया गया? जब यहाँ पे एक संधि की गई, कौन सी? वियना सम्मेलन में एक संधि के माध्यम से इसे अपनाया गया और इसके तहत कार्य क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती। किसके? इंपॉर्टेंट गैस का नाम है, याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती मतलब कि जितनी मेंबर वहां पर थे इस संधि के माध्यम से, उन्हें यह कहा गया कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाती है, ये आप सब जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस है। और उसके उत्पादन में कटौती करना कि आप लोग ऐसा प्रोडक्शन करिए, ऐसा कार्य करिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन ना हो पाए, कम से कम मात्रा में धीरे धीरे करके आप लोग इसे पूरी तरह से खत्म कर दे, नहीं तो ओजोन परत पर गहरा संकट मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया किससे रिलेटेड? इसके पहल के तहत इसकी जो पहली पहल थी, ठीक, पहला कार्य इसने जो किया, जो इसने आयोग या एक तरह से हम लोग कहें आंदोलन चलाया, वो किसके लिए? ओजोन परत के लिए। टाइम पीरियड याद रखेंगे 1985 में ओजोन परत के लिए। गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है ये कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में सबसे ज्यादा किस गैस का योगदान होता है? तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक, चलिए ये आप लोग नोट डाउन करिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसे रफ करके 2-3 कार्य और हैं इसके, देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। अब आइए अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगला पॉइंट कब का है, उसका टाइम पीरियड, कार्य क्या हुआ, सब देखेंगे हम लोग। 1989 में। कब? 1989 में क्या किया गया? खतरनाक कचरे, जो कूड़ा करकट होता है, मैं बात करूंगा इस पर डीपली, क्योंकि ये आज के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज जो है वो क्या है? ये कचरे होते हैं हमारे। ठीक है, 1989 में खतरनाक कचरे के पारदेशीय संचालन तथा निपटान के नियंत्रण हेतु क्या किया गया? की गई बेसल संधि। याद रखेंगे, की गई बेसल संधि। बेसल संधि के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बात करूंगा और बताऊंगा यह क्या है। 1992 से लागू हुई। कब से? 1992 से लागू हुई। ठीक, ये देखिए जो बेसल संधि हुई थी ना 1992 में, यह क्या हुआ था कि जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों में जो कूड़ा करकट है उसके निपटान की व्यवस्था करने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए बेसल संधि की गई थी 1992 में। और यह 1989 में क्या हुआ? 1989 में निपटान के नियंत्रण हेतु बेसल संधि 1992 में लागू हुई, लेकिन 1989 में यह प्रक्रिया स्टार्ट की गई पारदेशीय संचालन तथा निपटान की, कूड़े करकट की। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि जो विकसित देश है उन्हें प्रमुखता प्रदान की गई और विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों में कूड़े करकट को नष्ट करने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करना या फिर उन्हें सुझाव देना इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा इसका थर्ड पॉइंट है। इसकी पहल हम लोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग आप लोग
बना चुके होंगे। आगे बात करेंगे 1992 में, अब पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात होगी, याद रखेंगे। 1992 में रियो डी जेनेरो, क्या? रियो डी जेनेरो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियो डी जेनेरो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, जेनेरो सम्मेलन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। कब का? 1992 का, ठीक। ये आयोजन में, इसके आयोजन में व्यापक मदद के आयोजन में व्यापक मदद उपलब्ध कराई गई, व्यापक मदद उपलब्ध कराई गई। यह जो हमारा क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, या फिर जिसे हम लोग रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं, यह यूएनईपी के माध्यम से ही स्थापित किया गया था। मतलब इसकी स्थापना में पूरी तरह से इस सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए या इसकी हेल्प करने के लिए किसने हेल्प किया? यूएनईपी ने किया। और यह पर्यावरण से रिलेटेड एक सम्मेलन होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आता है वह क्या है कि एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। किसे? एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है, हम लोग बात करेंगे इस पर स्पेशल वीडियो लाकर, ठीक। स्वीकार किया गया, ये किसके माध्यम से, कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 कब अपनाया गया? तो यह 1992 में रियो डी जेनेरो या फिर पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से एजेंडा 21 को अपनाया गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है गंभीर रूप से सूखाग्रस्त देशों में। क्या? गंभीर रूप से सूखाग्रस्त देशों में, जहां पर अत्यंत अकाल पड़ा हो, वहां पर क्या किया गया? मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि, ये चीजें याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संधि टाइम पीरियड क्या है? 1994 को स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, को स्वीकार किया गया या फिर प्रयोग में लाया गया, तब से इसका यूज होने लगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आता है कि देखिए जो कचरे से रिलेटेड इसने कार्य किया वह कब हुआ? 1992 में, 89 में। 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। किससे रिलेटेड था? किसके माध्यम से? एजेंडा 21 को लाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन लाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रियो डी जेनेरो। टाइम पीरियड 1992। लेकिन जो सूखाग्रस्त देशों में मरुस्थलीकरण से निपटना है अगर, तो उसके लिए क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संधि 1994 में लाई गई। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि यूएन ट्रीटी, संयुक्त राष्ट्र संधि, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी जो 1994 में लाई गई थी, वह किसके लिए लाई गई थी, क्यों लाई गई थी, इससे फायदा क्या हुआ था? तो यह लाई गई थी गंभीर रूप से सूखाग्रस्त देशों में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि 1994 में लाई गई थी। आई होप इतनी सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। बात करेंगे इसकी 3 पॉइंट इसके और हैं, किससे रिलेटेड? इसकी पहल से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि वो भी आप लोग सही तरीके से समझ जाएंगे, और ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही याद करना है। बहुत ही जल्द सारे वीडियो के आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में इसके एमसीक्यू की लिंक दे दी जाएगी, और आप लोग जैसे ही वीडियो देखिए इसी से रिलेटेड एमसीक्यू बना के डाल देंगे, तो आप लोग उसे देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, जो भूल भी रही होंगी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एजेंडा 21 भी हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किससे रिलेटेड है यह? जलवायु
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम लोग यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत समझौते भी, क्या ढांचागत समझौते, संयुक्त राष्ट्र के ढांचागत समझौते 1994 से प्रभावी हुआ, क्या 1994 से प्रभावी हुए, मतलब कि यूएन द्वारा चलाया गया ढांचागत समझौता किसके लिए, जो क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर था, 1994 में पूरी तरह से अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड किसका, यूएन का ढांचागत समझौता 1994 में यूएनईपी द्वारा अपनाया गया। आई होप कि यह चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए ये आपको मेंस में लिखने के काम आएगा और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकता है। आप सब नहीं समझ सकते, हम सब कोई नहीं जान सकता यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पुट करेगा, ठीक। इसलिए हमें विल प्रिपेयर रहना है कि कोई भी चीज कहीं से भी आए हमें सेलेक्ट होना है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संकटापन्न जंतुओं, संकटापन्न जंतुओं, संकटापन्न का आशय यह है कि ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त होने वाली हैं, ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियां जो अब विलुप्त होने वाली हैं, पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा में रह गई हैं, उनकी तस्करी पर भी यह रोक लगाता है। उसी के बारे में बात करता है कि संकटापन्न जंतुओं व पादपों के किससे रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर की गई 1973 की संधि पर की गई 1973 की संधि, 1973 की संधि। अब यहां अगर हम लोग बात कर लें किसके रिलेटेड, कि यूएनईपी द्वारा संकटापन्न जंतुओं व पादपों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि कब की गई, तो वह 1973 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, संकटापन्न जंतुओं व पादपों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। ऐसा होता था कि जो प्रजातियां होती थी, जो जीव जंतु होते थे, जो संकटापन्न होते थे, उसका मतलब यह है कि उनका व्यापार ज्यादा हो रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है। उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया, 1973 में एक संधि लाई गई, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेंगे, वह क्या है। 1993 में जैव विविधता संधि लागू की गई, कब, 1993 में। 1993 में क्या लागू की गई, जैव विविधता, 1993 में जैव विविधता संधि लागू की गई। देखिए इससे रिलेटेड जितनी भी पहले चलाई गई हैं, जहां तक मुझे लगता है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे हाईलाइट करके याद कर लें, क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस में यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा, श्योर है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट पॉइंट क्या था कि जैव विविधता पर जो संधि आई वह कब आई, 1993 में लाई गई। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और काफी नई चीजें आप लोगों को जानने के लिए मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है, नई चीजें आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपना जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पुट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहें।